हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मेरा नाम है पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। आज के इस क्लास में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसको लिखा भी है एनी फ्रैंक ने। सॉरी। तो आज हम लोग इसको करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एनी फ्रैंक का फोटो दिया गया है। दिस इज अ फोटो एज आई would wish myself to look all the time, then I would maybe have a chance to come to Hollywood. एनी फ्रैंक ने 10 अक्टूबर 1942 में लिखा था। इनका जो भी बुक है वहाँ से इन्हें लिखा था कि ये वो फ़ोटो है जो मैं हमेशा चाहती थी अपने आप को देखना, और शायद मैं तब कभी एक बार मुझे चांस मिलता बॉलीवुड में आने का। तो ये जो कहानी है इसको हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल और इजी वे में आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। एनालिज मैरी, ठीक है, एनालिज मैरी, इसको एनी कहा जाता है। फ्रैंक 12 जून 1929 से फरवरी मार्च 1945। एनालिज मैरी यानी कि एनी फ्रैंक, इनका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था और लगभग इनका जो जीवन है फरवरी मार्च 1945 में, फरवरी मार्च में इनका देहांत हो गया था। इसका ये लाइफ पीरियड जिसको बोलते हैं हम लोग वो है जीवन काल। वाज थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, ओके, है ना। एनालिज मैरी फ्रैंक वाज ए जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल, है ना। ज्यूइश इसको यहूदी कहा जाता है। यहूदी लड़की थी और पुराने समय में इसको इज़राइलिस्ट, है ना, कहा जाता था। तो एनालिज मैरी जो थी वो एक जर्मन थी और इनका जन्म जो हुआ था एक जेविस गर्ल के रूप में हुआ था। हु रोट while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो इसको ऐसे समझते हैं कि एनालिज मैरी यानी कि एनी फ्रैंक एक जर्मन थी, पैदा हुई थी जीविस गर्ल के रूप में, और जिसने लिखा था, क्या लिखा था, जब वो अपने परिवार से और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में फंस गई थी या बच रही थी, छिप रही थी, है ना, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड। जर्मन के द्वारा जब नेदरलैंड्स का ऑक्यूपेशन हुआ, है ना, यानी कि कब्जा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, जर्मनी ने जब कब्जा कर लिया था, तब ये अपने 4 दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ, है ना, उस वॉर के दरमियान में छिप रही थी और उसी दरमियान में उन्होंने कुछ लिखा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, है ना। नीदरलैंड में जर्मन ऑक्यूपेशन यानी कि जर्मन पर जब कब्जा हो गया था, है ना, तब जो है वो यहाँ पर
नाजी नाजी क्या थी? नाजी जो माने हिटलर की पार्टी थी, तो उस पार्टी के जितने भी लोग थे या हिटलर को फॉलो करने वाले जितने भी थे वो सभी नाजी कहलाते थे। नाजी है ना, हिटलर की पार्टी का नाम था। तो हिटलर की पार्टी को जितने लोग फॉलो करते थे सब नाजी कहलाते थे। तो हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, उनके परिवार को एम्स्टर्डम जाना पड़ गया था जब नाजी ने जर्मनी में अपना पावर हासिल कर लिया था। बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, लेकिन वो जब नाजी का जो कब्जा था, जब नाजी ने नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है, तो एनी फ्रैंक जो है वो एक तरह से ट्रैप हो चुकी थी, फंस चुकी थी। उसका उनका पूरा परिवार ट्रैप हो चुका था, फंस चुका था। एज persecutions against the Jewish population increased, क्या कह रहा है? एज परसिक्यूशन है ना, अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन, मतलब जीविश यहूदी लोग जितने भी थे उन पर जो है हिटलर की पार्टी नाजी लोगों ने, है ना, जाति धर्म या पहचान के कारण, है ना, जो उत्पीड़न करना या हिंसक रूप से सताना है ना, इसको परसिक्यूशंस कहते हैं। तो हिंसक रूप से या उत्पीड़ित, है ना, जीविश पॉपुलेशन जितनी भी थी उस पर जो है हिटलर की पार्टी नाजी का, चूँकि वो पावर में आ गई थी, तो ये जो है जीविश पॉपुलेशन पर उनका जो अत्याचार था वो बढ़ गया, है ना। तो परसिक्यूशंस का मतलब याद रखिएगा कि जब जाति धर्म विचार या पहचान के कारण किसी को हिंसक रूप से या बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित किया जाता है तो वो परसिक्यूशंस कहलाता है। समझ में आ गया, है ना। तो अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन बढ़ गया था। तब क्या हुआ? द फैमिली वेंट इनटू द family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तब जब, है ना, जो बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, हिटलर की पार्टी जब यहूदियों पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करने लगे थे, तब जो है परिवार को जो है छिपना पड़ा था। तब ये परिवार जो है जुलाई 1942 में वो छिप गए थे। कहाँ पर? तो इनके जो पिताजी थे, उनका नाम था ओटो फ्रैंक, इनका ऑफिस बिल्डिंग में कुछ हिडन रूम्स थे, है ना, छिपने का जगह, कुछ अदृश्य घर, है ना, वहाँ पर इनको जो है जुलाई 1942 में छिपना पड़ गया था। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported. आफ्टर 2 years in hiding, 2 वर्ष छिपने के बाद, द ग्रुप वाज बिट्रेड, जो समूह था उसके साथ विश्वासघात हो गया और उनको जो है कहाँ पर, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गरेट फ्रैंक। तो क्या हो गया था कि 2 साल तो छिपे रहे, 2 साल के बाद ये जो ग्रुप था इसके साथ विश्वासघात किया गया, इन्हें धोखा दिया गया और इनको जो है वो कंसंट्रेशन कैंप में, है ना, एक यहाँ पर इनको जो है संग्रह शिविर इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इनको जो है कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, है ना, जहाँ पर एनी जो है वो टाइफस एक बीमारी होती है
है ना। टाइफस क्या होती है, एक बीमारी होती है बैक्टीरिया के कारण, ये फैलने वाली बीमारी होती है ना। रिकेट्सिया बैक्टीरिया के कारण होती है। तो इस बीमारी से एनी का डेथ इस कैंप में हो गया था, है ना। बर्जन बेल्सन, है ना, बर्जन बेल्सन वही कैंप, ठीक है। बर्जन बेल्सन कैंप का नाम दिया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बनाया गया था। तो वहाँ पर उनका डेथ हो गया और कुछ ही दिनों के अंदर उनकी सिस्टर का भी हो गया। हाँ, उनके सिस्टर का नाम था मार्गरेट फ्रैंक। उनके जो पिता थे, हर फादर ओटो, दी ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। इनके पिता ओटो इस पूरे ग्रुप में ओनली सर्वाइवर थे, मतलब यही थे जो कठिन परिस्थितियों में लड़ करके बच गए, सर्वाइवर हो गए। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ख़त्म हुआ तो इनके पिताजी जो कि इस बीमारी से बच गए थे, पूरे ग्रुप में इन्होंने सर्वाइव कर लिया था, सर्वाइवर थे ये, तो ये वापस आते हैं एम्स्टर्डम जब वार ख़त्म हो जाता है। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, है ना। क्यों वापस आते हैं कि एनी फ्रैंक का डायरी यदि बचा होगा तो बचना चाहिए था। दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, जो कि बचाया गया था। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, है ना। उनको पक्का यकीन था कि एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड होगा, एक प्रूफ होगा, है ना। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उनकी डायरी उन्हें मिल जाती है और उनको पूरा विश्वास था कि ये बहुत यूनिक रिकॉर्ड था। तो उन्होंने एक्शन लिया और इसको पब्लिश किया इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में पब्लिश किया और उसका नाम दिया और टाइटल जो था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट पैरा समझते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicle the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st of August 1944। कह रहे हैं ये जो डायरी थी, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक को इनके 13th बर्थडे में दी गई थी। एंड क्रॉनिकल द इवेंट ऑफ हर लाइफ, है ना। और इस डायरी में जो कि 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 के बीच में इनके जीवन में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनका सभी, है ना, एकदम सीरियल रूप से यहाँ पर डिस्क्राइब है उस डायरी में। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read books. Eventually, बाद में जो है इसको आखिरकार, है ना, उस डायरी का ओरिजिनल जो लैंग्वेज था वो था डच, है ना, यहूदियों का जो भाषा था डच। तो उसको बहुत सारे भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया और ये वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई, है ना। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इतना ही नहीं, इस डायरी के आधार पर, है ना, कुछ फिल्म बने, है ना, टेलीविज़न पर दिखाया गया और कुछ थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुए, नाटक वगैरह बड़े बड़े मंच पर, यहाँ तक कि ओपेरा। तो ओपेरा भी किया गया इनकी डायरी पर। तो ओपेरा क्या होता है? ओपेरा एक प्रकार का, है ना, म्यूज़िक वाला नाटक होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें गाया जाता है, म्यूज़िक होती है, डांस किया जाता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये होता है कि इसमें जो एक्टर होते हैं, जो भी पार्टिसिपेशन जो इसमें परफॉर्म करते हैं, वो
डायलॉग्स को बोलते नहीं, स्पीक नहीं करते हैं, बल्कि वो गाते हैं। ठीक है, तो ओपेरा ये होता है। तो इनकी डायरी पर ये हो गया था। ठीक है, आगे, डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर, वो क्या डिस्क्राइब करता है? एक दूरदर्शी, है ना, और एक गहन समझ रखने वाला, जो बहुत अच्छा से समझता हो, मैच्योर हो, परिपक्व हो, विकसित हो। डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजी हिटलर, है ना, हिटलर की पार्टी। तो हिटलर की पार्टी ने जब जर्मनी पर पूरा, बाकी ऑल ओवर जहाँ भी उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उनके ऑक्यूपेशन के टाइम पे ये जो डायरी थी वो काफ़ी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है, विकसित, है ना, एक मैच्योर, परिपक्व, है ना, विकसित काम, एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। एक परिपक्व, विकसित कार्य और गहन सोच रखने वाला कार्य, ये डायरी थी। मतलब इस डायरी को पढ़ने के बाद लगता था कि जिसने भी लिखा है वो काफ़ी दूरदर्शिता वाला होगा, विकसित होगा। कि डायरी, ये जो डायरी है ये प्रोवाइड करती है, बताती है एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, है ना, बहुत ही पास, बहुत ही माने सूक्ष्म तरीके से, कि नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर में डेली लाइफ कितना कठिन रहा होगा, उसकी ये जांच करता है ये डायरी। ठीक है, उस कंडीशन को इस डायरी में लिखा गया है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक जो है वो बहुत प्रसिद्ध, है ना, बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। और ये जो है नरसंहार, विनाशकारी जो घटनाएं घटी थी, जो नरसंहार हुआ था नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर में, है ना, उस पर यहाँ पर डिस्कस्ड ऑफ दी हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स, मैंने उसका पूरा इन्होंने चर्चा किया है उस डायरी में। ठीक है, और बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो विनाशकारी जो नरसंहार हुआ था उसके जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, जो शिकार थे, उनमें से ये एक थी। ठीक है, और इन्होंने पूरी उस पर चर्चा की है। यहाँ तक ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं इसमें क्या है। तो एक एक्टिविटी दी गई है, क्या है कि डू यू कीप अ डायरी, क्या आप एक डायरी रखते हैं? गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, मतलब नीचे जो कॉलम में है उसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना, व्यक्तिगत अनुभव को लिखने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। तो कह रहे कैन यू मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शंस, मैंने उनका जो विवरण है वो बी में दिया गया है, तो क्या आप उन्हें मैच कर सकते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहला है जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है एक लेखा पुस्तिका, है ना, जिसमें आप पूरा ब्यौरा रखते हैं। ठीक है, क्या होता है? लेखा पुस्तिका, जिसका आप ब्यौरा रखते हैं। डायरी आप इसमें डेली कुछ न कुछ लिखते हैं, डेली। लॉग भी उसी तरह का होता है, डेली रिकॉर्ड इसमें रखी जाती है। और मेमोइर्स ये संस्मरण या स्मृतियाँ, तो स्मृतियाँ नाम से ही लगती है, किसी फेमस आदमी का ही होगा। तो हम लोग चार को ही देख लेते हैं मेमोइर्स को। फेमस आदमी यहाँ पर कहीं पर है
यूजुअली अ फेमस पर्सन अ बुक विथ अ सेपरेट, यानी तो 4 का ये वाला हो जाएगा। मेमोइर्स का हो जाएगा अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस यूजुअली अ फेमस पर्सन। मेमोइर्स संस्मरण, स्मृति, तो स्मृति किसी खास चीज़ की ही होती है ना, तो 4 का ये हो जाएगा। उसके बाद जर्नल, तो जर्नल में लेखा जोखा रखा जाता है किसी खास चीज़ का, तो क्या हो गया, ये क्या है, बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर each डे इन विच यू राइट डाउन योर थॉट एंड फीलिंग और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। किसी खास दिन में क्या क्या होता है, आपके फीलिंग्स और सोच, आप इसको लिखते हो। तो आप इसको लिखते हो तो डेली खास दिन पर, उस दिन पर क्या हुआ एक, है ना, जिसमें अलग अलग जगह होता है प्रत्येक दिन के लिए, तो डायरी में उस जगह होता है, तो 2 नंबर का हो जाएगा पहला वाला, डायरी का हो गया। अब हमारे पास जर्नल, तो जर्नल क्या हो जाएगा, देखो, फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटर्न एवरी डे। हाँ, मतलब लेखा जोखा दैनिक रिकॉर्ड जो रखा जाता है, तो 1 का हो जाएगा ये वाला, है ना, जर्नल हो जाएगा अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटर्न एवरी डे, है ना। किसी भी जर्नी आप कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए, तो उसका रिकॉर्ड भी लिखते हैं, है ना, किसी खास समय के लिए, या फिर कोई घटना होती है, या फिर जो कि आप उसको रोज़ कुछ ना कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट आपके पास क्या बचा है, लॉग। लॉग क्या होता है, तो लास्ट ये बचा है, और रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ इवेंट विद टाइम एंड डेट यूजुअली ऑफिशियल, तो उसको लॉग होता है ना, जैसे कंप्यूटर में लॉग इन करते हैं आप, इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद एक ये है नंबर 2, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भरना है, ठीक, कि क्या डायरी है या जर्नल है या लॉग है या मेमोरीज है। तो कुछ यहाँ पर एंट्री दिया गया है, पर्सनल रिकॉर्ड दिया गया है, यूज द डेफिनेशन एबव, यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको आपको यूज करना है, और यहाँ पर डिसाइड करना है कि वो डायरी है, कि लॉग है, कि मेमोर है, या फिर जर्नल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन को समझ गए हैं, तो आई होप आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी क्या कर लीजिएगा, क्या है देखते हैं। आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड promptly got a scolding from mom. I can't help it. How can I miss the FIFA World Cup matches? तो ये क्या, यहाँ पर आप सकते हैं 10 AM went to the office to the director, had lunch with chairman, received Rahul at the airport, dinner at home. टाइम एंड डेट यूजुअल ऑफिशियल, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, लॉग हो जाएगा। ये आपका डायरी हो सकती है, ठीक है। द राइड ऑफ 40 वॉज अनइवेंटफुल, ये 3 नंबर आपका। अच्छा, इसको क्या करते हैं हम लोग, पढ़ लेते हैं ना, क्या है, द राइड ऑफ 40 वॉज अनइवेंटफुल, है ना। ये जो हम लोग कहाँ गए थे, तो ये जो ऊटी हम लोग गए थे राइड, वो अनइवेंटफुल ही था, मतलब अच्छा ही था, शांतिपूर्ण साधारण रहा था। वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और सो, मतलब लगभग हम लोग 50 किलोमीटर या इससे ज़्यादा पर हम लोग प्रत्येक 50 किलोमीटर में हम लोग रेस्ट करते थे। हर यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप, और जो इतना सुंदर, जो साधारण मतलब शानदार, जो इतना सुंदर दृश्य था, लैंडस्केप, है ना, हम लोग उसको जो है कैप्चर करते थे कैमरे में। हैंडी कैम। फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन टू बेंगलोर, हम लोग ऊटी से कहाँ गए, बेंगलोर गए। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, द नॉइज एंड पोल्यूशन ऑफ दिस वंस ब्यूटीफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट, है ना। तो जब वो ऊटी से बेंगलोर गए, तो
कितना अंतर आ गया कि यहाँ नॉइज़, बहुत शोर शराबा, पोल्यूशन, है ना। और उस ऊटी के ब्यूटीफुल सिटी, कितना मतलब ब्रोक माय हार्ट, कितना हार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्या होना चाहिए था, आ, ये हो गया, क्या हो जाएगा ये, हम्म, ये आपका जर्नल हो जाएगा मेरे ख्याल से। एंड फोर्थ नंबर, दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड मी ऑल वेट एंड रैग्ड आउटसाइड आरके स्टूडियो, है ना। पूरा भीगा हुआ और फटे हुए कपड़ों में बाहर खड़ा, इस तरह से राज कपूर ने मुझे पाया, या मैं राज कपूर से मिला। ही वॉज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर ए स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर। वो जो है फिल्म मेरा नाम जोकर में इस तरह के रोल के लिए, छोटे से रोल के लिए इस तरह के लोग को खोज रहे थे। एंड ही कास्ट मी ऑन द स्पॉट, द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की चीज़ों को जनरली कहाँ लिखा जाता है, मेमोर में, तो ये मेमोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया है, आप इसको कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, है ना, यहाँ से। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था एनी फ्रैंक के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।